हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। आज हम लोग डिटेल में इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होंगे, या और भी चीज़ें जितने भी इसमें सारे टॉपिक्स हैं। जैक रिड्यूस सिलेबस के अनुसार टर्म 2 के एग्जाम के लिए जितने भी सारे टॉपिक्स को उसने सेलेक्ट करके दिया है, वो सारे टॉपिक्स को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के आएंगे। तो एक इक्विलिब्रियम जो है, एक भाग जो है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा भाग जो है वो आयोनिक इक्विलिब्रियम है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आप लगाइए, चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो टॉपिक क्या लगेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम लगेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शंस में कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं। एक जो रिएक्शंस होता है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा जो रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, एक रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा जो रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को एकदम डिटेल में समझेंगे, कैसे होता है रिवर्सिबल और कैसे होता है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का मतलब ही हो जाता है रिवर्सिबल का मतलब हो जाता है क्या, कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि आपको रिएक्टेंट से आप क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, और प्रोडक्ट से फिर से आप क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट को बना सकते हैं। वैसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें क्या कर सकते हैं, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाइए, फिर प्रोडक्ट से आपको मन चाहो तो फिर से आप क्या करिए, रिएक्टेंट बना लिए। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। बातें समझ में आ रही ना। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम चाह रहे जैसे H2 गैस प्लस O2 गैस ऐसे करके ले लिए, H2 प्लस O2 ऐसे करके ले लो आप, H2 प्लस O2, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, H2O बना दिया, वाटर बना दिया। लेकिन H2O बनाने के बाद इसको जैसे आपने लिक्विड फॉर्म में बनाया, फिर से इसको चाहे तो फिर से इसको अगर आप बना लेते हैं H2 प्लस O2 फिर से बना लीजिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन जो है वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे आप करते हैं ना कि वाटर एक लेते हैं, तो वाटर से आप क्या कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर से वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर से फिर कंडेंस्ड करके क्या कर देते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, सिंपल सा याद रखना है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से फिर घुमा के आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट बना सकते हैं, उस प्रकार के रिएक्शंस को आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, और इरिवर्सिबल का मतलब हो जाता है, इरिवर्सिबल का मतलब हो जाएगा कि वैसे रिएक्शन जिसमें तो आप एक बार रिएक्टेंट से अगर आपने प्रोडक्ट को बना दिया, रिएक्टेंट से आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को बना दिया, तो फिर आपको मजाल है कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकें, बिल्कुल नहीं। रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट तो बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार के रिएक्शंस को आप क्या कहिएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से जानिएगा। बातें क्लियर हो रही है। सिंपल सा कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट अगर कर दे तो दैट इज नॉन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें आप क्या कर दें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट पॉसिबल नहीं है, दैट रिएक्शन इज नॉन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आप कार्बन को ले लीजिए, लकड़ी पत्ता को ले लीजिए, कार्बन जिसमें है प्लस ऑक्सीजन ले लीजिए, इसको जला दीजिए, ये क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। C प्लस O2 क्या कर देगा, CO2 बना देगा। क्या CO2 से हम लोग फिर से बना सकते हैं, उससे कार्बन बना सकते हैं, फिर से उसको ऑक्सीजन बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिवर्सिबल। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं बन रहा है, उस प्रकार के रिएक्शंस को हमने क्या कह रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, पहली बात ये चीजें हमने समझा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे होगा, ये चीजें हमने समझा। दूसरी बातें समझिएगा, हल्का प्यार से समझिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है यहाँ पे, एकदम आराम से, एकदम इजी वे में आप समझिएगा। ठीक है, देखिए रिवर्सिबल जो होता है, रिवर्सिबल जो होगा वो इसके लिए जो आपका एरो दिया जाता है, हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं रिवर्सिबल है, तो इसके लिए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो देगा वो ऐसे करके देगा।
आधा आधा एरो, आधा लेफ्ट साइड के रूप में, आधा राइट साइड के रूप में, मतलब दोनों तरफ ऐसे करके आधा एरो इधर आधा एरो इधर, डबल एरो टाइप में दे देगा। तो इसी एरो को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल एरो कहते हैं। ठीक है, मतलब इधर से इधर जा रहा है, ये वाला जो दे रहा है मतलब इधर रिएक्टेंट से आपका किधर चला जा रहा है, इधर रिएक्टेंट से आपका इधर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर मुंह रहेगा हाफ में, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर रहेगा मुंह हाफ में। तो ये दोनों जब रहेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल एरो। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल एरो ऐसा नहीं होता है। इरिवर्सिबल के लिए एकदम सीधा सीधा एरो दे दो, आपका क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। रिएक्शंस क्या हो गया, इरिवर्सिबल। तो आप एरो के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर ये एरो ना दे तो ऐसे करके भी दे दिया जाता है, इक्वल टू के द्वारा भी दर्शा दे, तो आपको समझ लेना कि वो रिएक्शन कैसा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना दिए लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनने वाला। चलो अब इसको डिटेल में लिखते हैं, हमने पहले समझना था, वो सारी चीजों को हमने समझ लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे भी और भी समझेंगे भी थ्योरी को। ठीक है, क्योंकि हम लोग को नोट्स भी बनाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में कहां से क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो दे रहे हैं वो रिवर्सिबल का दे रहे हैं। किसका टॉपिक दे रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमने याद किया, अभी बताए थे क्या कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और फिर से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो उसी को लिखे था केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकंबाइन, कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बन गया लेकिन प्रोडक्ट फिर से क्या हो रहा है, रिकंबाइंड हो रहा है, फिर से आपस में जुड़ रहा है, रिकंबाइंड टुगेदर फॉर्मिंग द रिएक्टेंट्स अगेन। क्या कर रहा है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फिर से आपस में मिल रहा है, और मिलने के बाद वो क्या कर रहा है कि अगेन रिएक्टेंट बना दे रहा है, प्रोडक्ट से फिर से आपको क्या कर दे रहा है, रिएक्टेंट बना देता है। और वो भी कैसे, अंडर द रिएक्शन कंडीशन, कंडीशन जैसा भी रिएक्शन का दे उसी कंडीशन में, कि आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया था लेकिन प्रोडक्ट से फिर से रिकंबाइंड करके जितना प्रोडक्ट बना था फिर से आपस में मिलकर फिर से रिएक्टेंट बना दिया, तो उसी प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गया। देखिए यहां पे हमने वो भी लिख दिया कि द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शंस का, उसको इंडिकेट किससे कहते हैं, तो ये देखो ये वाला एरो, आधा आधा लेफ्ट आधा राइट दोनों वाला, तो ये इसी एरो को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल एरो कहते हैं। इज प्लेस्ड बिटवीन, इसको कहां डाला जाता है, बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में डाला जाता है। ये जो रिवर्सिबल एरो है उसको कहां पे डालते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हम लोग डाल सकते हैं। दैट रिएक्शंस दैट्स एरो इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी एरो। तो ये आपका हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको इंडिकेट किससे करेंगे, इस एरो के माध्यम से। देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल को ले रखा है, जैसे H2 को गैसियस फॉर्म में था, इसको लिया आयोडीन के साथ, तो ये क्या बना दिया, 2HI बना दिया। ठीक है, जैसे ये 2HI बनाया, तो इसको अगर हम फिर से बनाना चाहें तो इसी को आपको, इस रिएक्शंस को, प्रोडक्ट को फिर से ले चलो ना बैकवर्ड साइड में, वो क्या हो जाएगा कि आपका फिर से बना देगा। देखो इधर करा दे रहे हैं, फिर से वो क्या कर दिया, रिएक्टेंट बना दिया। ध्यान दीजिएगा, H2 + I2 को हमने दिया, क्या किया, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाया, इसको, इस रिएक्शंस को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। H2 से I2 के साथ मिलाएं तो ये आपका क्या हो गया कि ये आपका क्या हो गया कि 2HI बना, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। लेकिन फिर से पीछे की ओर मूव करना चाह रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि HI से आपका क्या करना है, बैक करना है। तो बैक कैसे होगा, HI को फिर से रिएक्शंस कराइएगा ना, तो ये टूट के बेचारा H2 + I2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को आप क्या कहिएगा, इस प्रकार के रिएक्शंस को आप कह दीजिएगा कैसा, कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है। ये किस प्रकार का रिएक्शंस है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे क्या कर रहा है कि आगे दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं N2 को हमने ले लिया H2 के साथ, तो ये देखो अमोनिया बना दिया। क्या बना दिया, अमोनिया। N2 + H2 ये क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। ठीक है, अब ये अमोनिया बना दिया ना, तो अमोनिया बनाने के बाद ये फिर से क्या करेगा, ठीक है, ये अमोनिया बनाने के बाद ये क्या कर देगा कि आपका डायरेक्टली कर देगा कैसा कि 2NH3 बना दिया। 2NH3 बनाने के बाद ये कह सकते हैं ना कि इसको फिर से अगर हम लोग बनाना चाहें तो यहां से फिर से क्या हो जाएगा कि आपका रिएक्टेंट्स बन जाएगा, फिर से आपका क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट्स बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। फिर से ये क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शंस आपका हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख लिया पूरे एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट वन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए N2O4 थर्ड वन रिएक्शंस को अगर हमने लिए N2O4 को हमने लिए, तो उसके बाद ये क्या हो गया कि यहां से N2O4 को अगर लिए तो इससे हम लोग का बन गया क्या कि NO2 बन गया, लेकिन NO2 को फिर से अगर रिकम्बाइन कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा N2O4। तो इस प्रकार का रिएक्शंस को आप सिंपल से कर दीजिए क्या, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, जिससे रिएक्टेंट से इधर वाले बनाओ, इधर वाले से इधर वाले को बनाओ, बात बराबरी है ना, दैट इज नॉन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वन हमने इरिवर्सिबल को समझा था। इरिवर्सिबल क्या होता था, इसमें इतना तक नोट कर लेना। अब इरिवर्सिबल पहले समझ लेते फिर से एक बार, जिसमें रिएक्टेंट से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नॉट पॉसिबल नहीं बनेगा, दैट रिएक्शन इज नॉन एज क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको इंडिकेट करने के लिए जो लेते हैं, जिस एरो का उपयोग करते हैं, ये वाला सिंपल सा जो एरो होता है ना हम लोग का, इसी एरो का उपयोग करते हैं किसके लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए वही चीजों को हमने लिखा, कुछ स्पेशल नहीं। इरिवर्सिबल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which the reactants convert to products, कि वैसा रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से कहां चला जा रहा है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाला अभिकारक, वो अभिकारक से कहां चल जा रहा है, उत्पाद की ओर, प्रोडक्ट्स की ओर, वेयर द प्रोडक्ट्स कैन नॉट कन्वर्ट बैक टू द रिएक्टेंट्स। क्या कहता है कि आप रिएक्टेंट से कहां ले जा रहे हैं, प्रोडक्ट की ओर चले जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट से फिर बैक नहीं आ पा रहे, कहां पे, रिएक्टेंट की ओर। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से जानेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस आपका हो जाएगा, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना दिए, लेकिन प्रोडक्ट से कन्वर्ट बैक नहीं हो सकते रिएक्टेंट की ओर। इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको एरो के द्वारा डिनोट करते हैं, द साइन ऑफ एरो और इक्वालिटी इज प्लेस्ड बिटवीन, कहां, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच में, वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो ये चीजों को हमने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला दिए, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये जो एरो है यही इरिवर्सिबल एरो है। ठीक है, एंड ये वो H है, HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया, NaCl, साल्ट। जैसे देखो बेस प्लस एसिड को बनाया, क्या बन गया, साल्ट प्लस वाटर। क्या साल्ट प्लस वाटर को फिर से हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हम लोग का एसिड प्लस बेस बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो एक बार हो जाता है फिर बार बार वो रिटर्निंग बैक नहीं हो रहा, उस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से हम लोग जाने। तो यहां पे चीजें हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट वन टॉपिक की ओर समझते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में पूछा जाता है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर में ये लिखने के लिए पूछता है। जो आपका है वो क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम लोग लॉमा के नाम से जानते हैं, मास एक्शन। ठीक है, देखो L यहां से वो और यहां से M और यहां से ये, लॉमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लॉमा कहता क्या है कि सिंपल सा समझिएगा, लॉमा का क्या कहता है कि डायरेक्टली कहता है कि आपके पास ऐसे करके अगर एक कोई भी क्या है, केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन काम करता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ है, ये रिवर्सिबल में ये काम नहीं करेगा। लॉमा जो अप्लाई होता है ओनली किसके लिए होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन को लिया, ये बी और इसका सी डी, ऐसे करके, ये बी क्या है, रिएक्टेंट, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। ये बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, जब इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तब ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये इधर से फॉरवर्ड जा रहे हैं तब, फॉरवर्ड जा रहे हैं तब क्या है आपका, ये और बी क्या है, रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। लेकिन इधर से बैकवर्ड आएंगे, इधर से बैकवर्ड आएंगे, बैकवर्ड आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, बैकवर्ड अगर आ जाएंगे तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, सी और डी क्या हो गया, इधर से अब वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो हम लोग का घर क्या हो गया, सी और डी ही है। तो सी और डी क्या हो जाएगा, तब उस टाइम में बैकवर्ड के टाइम में इधर वाला क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और इधर वाला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, तो ए और बी से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट ए और बी है और बन क्या रहा है, सी और डी बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग उधर से प्रोडक्ट बन गया, अब हमको वापस लाना बनाना क्या है, ए और बी, तो सी और डी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी और डी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया क्या रिएक्टेंट हो जाएगा। बैकवर्ड के लिए वापस आने के लिए सी और डी क्या हो गया आपका रिएक्टेंट हो गया, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए और बी। तो इसलिए बातों को ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये डायरेक्टली कहता है, क्या कहना चाहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर कहें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट अगर लिखना चाहें किसी भी फॉरवर्ड रिएक्शंस का, ठीक है, तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जिसका भी है, तो रेट अगर लिखना चाहें तो ये क्या कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट देखो हम लोग चलो फॉरवर्ड साइड में लिखे, फॉरवर्ड के साइड में लिखे, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ये आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब गुना। प्रोडक्ट का मतलब यहां प्रोडक्ट नहीं समझना है कि रेट जो होगा वो क्या होगा कि मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन वाला मोलर कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में, ठीक है। तो इसके स्क्वायर के द्वारा जो बॉक्स बंद किए हैं इसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या कहता है कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हम लोग का क्या है, देखो यही वाला रिएक्टेंट है ना, यही वाला है ना, तो वही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, तो ये और बी का मोलर कंसंट्रेशन हमने ले लिया, क्या ये और बी का हमने मोलर कंसंट्रेशन को हमने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बैकवर्ड के रूप में लेना चाहेंगे, अगर हमने ये फॉरवर्ड के रूप में लिया, अगर हम लोग इसी का बैकवर्ड के रूप में लेना चाह रहे हैं, देखो बच्चों ध्यान देना, रेट निकालना चाह रहे हैं किसके लिए, बैकवर्ड के लिए, रेट किसके लिए, बैकवर्ड के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, सी का, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, डी का, दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर बैकवर्ड के लिए इधर वाला क्या हो जाएगा, इसका रिएक्टेंट हो जाएगा। तो डायरेक्टली कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, क्या कहता है कि आपका डायरेक्टली यहां पे समझना है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेट, किसी का भी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का गुना, मल्टीप्लिकेशन, या उसको प्रोडक्ट भी कहते हैं गुना को, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब यहां पे नहीं समझना है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद नहीं समझना, प्रोडक्ट का मतलब क्या समझना, गुना समझना, ठीक है। बातें आपका क्लियर हो गया 100%। अब देखो हल्का सा बातें समझना है कि अगर ये 2-3 बार होगा तो इसको हम लोग ये को गुना के मतलब कुछ लिख सकते हैं, जैसे ये है 2 गो है कि 3 गो है कि कुछ है, तो ये को हम लोग ये से लिख सकते हैं, चलो छोटका ये ले लिए, ये बी हो गया, छोटका बी हो गया, सी हो गया, छोटका सी, और डी छोटा डी। जो ये बी सी डी छोटा छोटा लिखे ना, तो वो दर्शा रहा है कि ये कितना बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, वो अभी हम लोग लेट करके मान के चल रहे हैं। तो जितना गुना होगा वो तो वहां रिएक्शन में लेंगे, लेकिन लेट हमने क्या किया, मान के क्या चला, ये छोटा, ये का मतलब क्या है कि ये कितना बार है, ये एक ही है कि 2 गुना है, 3 गुना है कि 4 गुना, जैसे ऐसे करके देखते ना, H2 प्लस N2 ऐसे करते हैं तो क्या बना देता है, 2NH3 ऐसे करके बनाता है ना। तो यहां क्या होता है कि यहां पे 3H2 करते, तो 3H2 जो करते तो ये क्या है, 3 गुना जो है, तो इसी को दर्शा रहा है, ये बी क्या दर्शा रहा है, 3 गुना जो है ना, इसी को दर्शा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एक वर्ड में कहते हैं क्या, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। जो 3 गुना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 गुना है, इसके आगे कितना है, 2 है तो 2 गुना है, तो ये चीजें हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जितना गुना रहेगा आगे उसी को आप क्या कर दीजिएगा, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये रेट हम लोग देख रहे थे, रेट अगर फॉरवर्ड का लिखे तो रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना ये गुना रहेगा ना बाबू, ये वाला जो जितना गुना रहेगा ना छोटका ये, तो ये क्या होता है कि यहां पे आके पावर बन जाता है, यहां पे क्या होगा, पावर बन जाएगा, ठीक है। ये है तो ये को क्या लिख देंगे, पावर में। यहाँ पे बी जितना गुना है उतना को क्या लिख देंगे, पावर में, तो बी का क्या हो गया, पावर। तो यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉमा यही है, ठीक है। अगर सी का लिखेंगे, अगर यहाँ पे सी का ही हम लोग लिखना चाह रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, सी का ही लिखना चाह रहे हैं, तो देखो इसका पावर क्या हो जाएगा, छोटका सी से ही गुना किया ना, इसका क्या हो जाएगा, छोटका डी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि उसका रेट निकल जाएगा, किसके लिए, लॉमा के अकॉर्डिंग निकल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके फॉरवर्ड के लिए निकालेंगे, बैकवर्ड के लिए निकालेंगे, ये चीजें नोट नहीं करना, इसको हम अच्छे से नोट कराएंगे, ठीक है। ये चीजें यहां से यहां तक नोट नहीं कीजिएगा, हम नोट करवाने के लिए तैयार है, ठीक है। अब लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, सिंपल से समझिएगा। अब नोट्स यहां से
लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक लगाइएगा। किसे कहते हैं कि द रेट ऑफ या केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ या केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली सीधा समानुपाती है, अनुत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, गुना वाला प्रोडक्ट है, क्या है, गुना करने वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गुना वाला है, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का को जितना रिएक्टेंट होगा उसको गुना के रूप में लिख दीजिए, किस फॉर्म में, मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में। विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म राइट टू या पावर, पावर पावर पावर, पावर का मतलब वही जो छोटका ये डाल रहे थे ना, ये वाला छोटका ये जो डाल रहे थे, ये वाला जो था, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो चीजें हो रही थी ना, इसी को हम लोग यहाँ पे पावर में लिख रहे थे कि जितना उसका पावर रहेगा उतना उसका यहाँ पे पावर आ जाएगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाम से जानेंगे। तो पावर क्या हो जाएगा, इज पावर्स इक्वल टू द इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, पावर वहां आके ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना कि द रेट ऑफ या केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो होगा रेट, वो डायरेक्टली क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा उसके मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना गुना पहले से रहेगा उसको पावर के रूप में लिख दो, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लेटेस्ट कंसीडर करते हैं, लेटेस्ट कंसीडर या जनरल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एक जनरल केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने कंसीडर किया, रिवर्सिबल मतलब दोनों साइड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो देखो हमने ले रखा है ये लिए, बी लिए रिएक्टेंट है, सी और डी में चले जा रहे हैं मतलब प्रोडक्ट में, ठीक है। तो देखो हमने वही लिखा है, ये बी क्या है, रिएक्टेंट्स है, सी डी क्या है, आपका प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये छोटका बी लाल वाला, सी और डी छोटका छोटका है, ये क्या आपका ये बी सी डी छोटा वाला स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब वो जो आपका पावर में आने के लिए तैयार है, कितना गुना है, जैसे N2 प्लस H2 कर रहे थे तो कितना गुना है, वो ये बी सी डी के फॉर्म में आपका है। जब लॉमा को अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई कर रहे हैं, लॉमा को अप्लाई करते हैं, तो हम लोग रेट ऑफ किसका लिखना चाह रहे हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, छोटा एफ लिख देंगे, छोटा एफ आर छोटा एफ छोटा। तो क्या कहता है, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट देखिए किधर वाला रिएक्टेंट है, इधर ही है ना, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक एकदम देखना है, ये वाला जो हो रहा है, ये वाला फॉर्म जो है, ये वाला आपका क्या है कि यही वाला आपका रिएक्टेंट है, और ये वाला जो फॉर्म आ जा रहा है आपका क्या हो जाएगा, ये वाली चीजें जो होगा, ये वाला जो चीजें हैं ये और बी जो है वो क्या है, गुना वाला। तो हम लोग मोलर कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन किसका, देखो यहाँ पे लिखा ना, किसका, बड़ा ये का, और उसका पावर क्या दे दिया, जितना वहां गुना था उसको पावर दे दिया गुना। बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, किसका पावर क्या दे दिए, स्मॉल बी का दे दिए। तो यही हो गया ना। अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली को हटाएंगे तो उसके लिए कोई तो इक्विलिब्रियम वाला कांस्टेंट तो आएगा। तो इसी के लिए एक कांस्टेंट ले आए हैं जिसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ले रहे हैं, तो कांस्टेंट भी आएगा, के एफ आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और ये जो चीजें हैं वही आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का पावर ये, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी का पावर बी। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब यहां पे आर एफ बराबर तो पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बराबर आपको पता है कि क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये, बी का मतलब पता है क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और ये और बी छोटका ये बी क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां के एफ क्या आया, तो के एफ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। किस रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। हमने एक रिएक्शंस को हमने क्लियर किया आपको फॉरवर्ड। अब हम लोग उल्टा चलने वाले हैं, अब हम लोग वापस आने वाले हैं। तो अब इधर से इधर आने वाले हैं, इधर से इधर हम लोग आने की तैयारी में जुट चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब हम लोग का रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये सी और डी क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा,
क्योंकि हम लोग वापस जा रहे हैं, तो सी और डी क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। तो हमने देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अब लिखेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, डी हो जाएगा। आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, इसका रिएक्टेंट कौन है, तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट इधर का रिएक्टेंट इधर हो गया ना बाबू, इधर के लिए रिएक्टेंट यही हुआ ना। अब वापस जा रहे हैं तो हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग का प्रोडक्ट जो था वो रिएक्टेंट हो गया किसके लिए, बैकवर्ड के लिए, वापस जाने के लिए। मान लिए कि यहां से हम लोग चले गए दिल्ली और दिल्ली में 10 साल रह गए, एकदम 10 साल 5 साल जितना साल रहे, तो वो क्या हो गया, वहां से अब हम लोग उतावले हुए जा रहे हैं। यहां जब थे तो यहां से दिल्ली जा रहे थे, तो यहां जो हम लोग का घर था ये क्या था, आपका रिएक्टेंट था, और जहां टारगेट था वो क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट बन गया था। ठीक है, दिल्ली आपका प्रोडक्ट बन गया था। अब दिल्ली में आप बहुत दिन रह गया, मौज मस्ती करिए, अब वहां अच्छा नहीं लगने लगा, अब घर आने लगे, तो वो दिल्ली जो है वो क्या हो गया, आपका रिएक्टेंट हो गया। बैकवर्ड आ रहे हैं ना, वापस बैक टू पवेलियन आ रहे हैं ना, बैकवर्ड हो रहा है, तो दिल्ली आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो जाएगा, और पवेलियन क्या हो जाएगा, यहां मेहमान के रूप में आप आइएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका बैकवर्ड रिएक्शन में जो यहां आइएगा अपने गांव, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो वही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या कर दिए हम लोग, जिसका भी प्रोडक्ट का लेना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट का ले लिए इधर साइड में, मतलब इसके लिए बैकवर्ड के लिए, तो आप ये तो रिएक्टेंट है ना सी और डी का, और पावर जितना था वही ले लिए। अब यहां पे ध्यान दे दीजिए कि आरबी ये डायरेक्टली को हटाना चाह रहे तो क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब क्या कर रहा है कि यहां पे चीजें कुछ ऐसी आ रही कि हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब किए थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का काम क्या है कि वो इनिशियली ना बहुत अधिक होता है, उसका रेट जो होता है ना, कोई भी काम आप स्टार्टिंग में करते हैं आप एकदम जोश जुनून से करते हैं, क्या वो इनिशियली जैसा रहता है वो लाइफ टाइम रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। कोई भी चीज को अगर कर रहे हैं, आज आपको एकदम पढ़ा रहे हैं, आज आपको मोटिवेट किया तो आज आप खूब पढ़ने लगे, कल से फिर वही स्थिति में हो जाइएगा जैसे थे। तो वो क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होगा, फिर ये क्या होता है डिक्रीज करने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। कब, जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसका रेट भी क्या हो गया, घटते गया। बातें दिमाग में ध्यान देना एकदम, ये क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछने का चांसेस रहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है इनिशियली, तो आपको क्या बताना है कि इनिशियली बहुत ही अधिक होता है, मैक्सिमम, एंड इट विल डिक्रीज आफ्टर पासेस ऑफ टाइम, कि ये टाइम के साथ पास होने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ वो क्या होता है, घटते जाता है। कभी नहीं कहना, उल्टा पुल्टा नहीं कहना। स्टार्टिंग में क्या होगा आपका खूब ज्यादा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, स्टार्टिंग में क्या होगा मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ये क्या होगा, घटते जाएगा। किसका ये नेचर है, फॉरवर्ड रिएक्शन का। बैकवर्ड रिएक्शन का देखो, बैकवर्ड रिएक्शन का नेचर देखो, बैकवर्ड रिएक्शन क्या कहता है कि स्टार्टिंग में इसका क्या होता है, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये क्या होता है, जीरो होता है स्टार्टिंग में। बैकवर्ड रिएक्शन में स्टार्टिंग में क्या है, एकदम जीरो। जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाएगा ये क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। बातें याद रखना, देखो एकदम 100% याद रखना। फॉरवर्ड रिएक्शन में स्टार्टिंग में खूब ज्यादा रहेगा रेट, धीरे धीरे टाइम जैसे बीतता जाएगा कम हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन में स्टार्टिंग में जीरो रहेगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे चीजें हल्का सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया जाए कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था आपका, खूब ज्यादा था, जैसे जैसे टाइम गया वो घटते गया घटते गया घट गया। अब स्टार्टिंग वाला ये क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब बैकवर्ड के लिए लिए तो बैकवर्ड के लिए क्या था, स्टार्टिंग में जीरो था, जीरो से स्टार्ट किया, ये धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा होगा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपस में एक दूसरे से मिल जाएगा। क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड आपस में क्या होगा, दोनों एक के टाइम पे मिल जाएगा। तो वो रिएक्शन वो जो सिचुएशन एस्टेब्लिश होगा ना, वो जो सिचुएशन बनेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम के नाम से जानेंगे। उसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम के नाम से जानेंगे। इसको ग्राफ के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए समझ लीजिए, ग्राफ के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इधर क्या है, रेट देखो बढ़ते जा रहा है ऊपर की ओर, ये क्या है, मैक्सिमम है। तो देखो यहाँ पे हमने एक बैकवर्ड रिएक्शन को लिया, तो बैकवर्ड का क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, बहुत ही कम होता है। देखो इनिशियली में लिया, कम था, धीरे 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 बढ़ते गया, इसका रेट क्या था, बढ़ते गया। लेकिन जैसे फॉरवर्ड वाला का क्या बताए थे कि ऊपर से नीचे, मतलब क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में खूब ज्यादा था, धीरे 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 क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन दोनों एक टाइम ऐसा आया कि दोनों आपस में आके मिल गया, तो
जहां पे मिला ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि वो दोनों आपस में बराबर हो गया तो वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया। मतलब इक्विलिब्रियम उसी को कहेंगे जहां पे दोनों का क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लीजिए, एकदम 100% चैप्टर है वही। इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपस में मिल जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। तो देखिए यहां पे और भी चीजें को समझते हैं। हमने समझ लिया कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो वही लिखे कि ये सिचुएशन कम्स व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के बराबर हो जाएगा। तो ये सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कह देंगे। ठीक है, अब इसी को आगे प्रूव करना चाह रहे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जितना होगा वो किसके बराबर है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर। आपने आर एफ बराबर आपने मान के रखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, ऊपर में आपने क्या मान रखा है, देखो इक्वेशन नंबर 1, आर एफ बराबर के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी, वही लिख देंगे। और बी इसका भी बी के जगह पे लिख देंगे। तो देखो वही चीजों को हमने लिखा, के एफ फॉरवर्ड है, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का बी, बैकवर्ड का मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का डी, के बी के साथ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई हल्का सा करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये के एफ को के एफ साइड रहने ही दिए और ये वाले को के बी को उठा के इधर ले आए, तो गुना में, तो इधर क्या हो गया, भागा में आ गया। ठीक है, तो ये वाला ये उठ के इधर आ गया, उठ के ये वाला इधर आ गया, तो इधर वाला जो सी और डी है तो वो तो ऊपरी रह जाएगा। लेकिन यहां पे जो गुणाम है ये वाला, ये और बी, तो ये कहां आ जाएगा, नीचे भागम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग उल्टा पुल्टा हल्का सा किए, जो गुणाम था उसको भागम कर दिए, भागम जो था वो गुणाम कर दिए। ठीक है, तो ये के एफ बटा के बी बराबर क्या हो गया, के एफ बराबर के एफ बटे के बी को एक फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग के सी के नाम से लिख देते हैं। ऊपर में सी और डी का मोलर कंसंट्रेशन, नीचे क्या हो जाएगा, ये और बी का मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग कुल मिला के कहते हैं क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से जानते हैं। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं। तो यही वाला आपका इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है। यही चीजों को कि ऊपर में किसको लिखिएगा, प्रोडक्ट वाले को लिखिएगा, ऊपर में किसको लिखिएगा, प्रोडक्ट वाले को लिखिएगा, और नीचे में किसको लिखिएगा, रिएक्टेंट वाले को लिखिएगा। और उसी का पावर किसको दीजिएगा, जितना गुना रहेगा उतना रहेगा। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को लोमा के नाम से जानते हैं, लोमा, 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 लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। इसका हमने यही चीजें लिख दी, केसी बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में। अब यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से। तो यहाँ पे हमने अभी बताया कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में खूब ज्यादा था, धीरे 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 क्या हुआ, कम हो गया। और ये क्या था, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में कम था, धीरे धीरे क्या हो गया, अधिक हो गया। तो एक टाइम ऐसा आया कि दोनों फिर साथ चलने लगा। जब दोनों साथ में चलने लगा तो उसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम वाला। देखो रिएक्शन भी यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम वाला लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने किस रिएक्शंस को लिखा, देखो ये से कहाँ जा रहे थे, ये और बी को मिला के सी और डी। देखो एरो दिए कि इधर से उधरे जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सी और डी से कहाँ जा रहे हैं, ये और बी में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजों को हमने ग्राफ के माध्यम से भी दे दिया। और टाइम पास होने के साथ साथ देखो टाइम चेंज हो रहा था ना, तो ये जो पॉइंट हो गया जहां पे दोनों आपस में मिला, ये वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट बन जा रहा है, दोनों आपस में मिला, तो उसी को क्या कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम। ये टाइम लगा ताकि आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, चलिए एक रिएक्शंस को देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे यहां पे एक क्वेश्चन को ही दे देते हैं। यहां पे हल्का सा समझ लीजिएगा कि लॉमा के अनुसार क्या लिखेंगे। तो देखिए यहां पे अगर N2 दे दिया है प्लस H2 दे दिया है, ठीक है, ये बैलेंस करके हमेशा देगा, बिना बैलेंस करने देगा। अगर बिना बैलेंस भी है तो आप बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, और ये जो रिएक्शन रहेगा वो हमेशा रिवर्सिबल देगा। 2NH3 दे दिया, 2NH3 गैस दे दिया। ठीक है, अब रिएक्शंस को लोमा के अनुसार केसी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखने के लिए बोले, हमेशा केसी बराबर आप क्या लिख सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन किस साइड वाला, प्रोडक्ट वाले को ऊपर में लिखना है। तो देखो प्रोडक्ट में क्या है, NH3 है, NH3 का मोलर कंसंट्रेशन लिख दो। इसके साथ ही देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये कितना गुना है, 2 गुना। जितना गुना रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, पावर में लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बट्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। किसका लिखेंगे, N2, रिएक्टेंट का, N2 का।
और इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका H2 का, इसका देखो कितना कितना गुना है दोनों, ये कितना गुना है कुछ नहीं, मतलब एक गुना, ये कितना है 3 गुना, जितना है उसको पावर में लिख देंगे, ये 1 गुना है तो 1 लिखने से कोई मतलब तो रहेगा नहीं, बट लिख दिए चलो ठीक है। और ये कितना गुना है 3 गुना, तो ये 3 गुना, तो ये क्या होता है आपके लोमा के अनुसार कोई भी इक्वेशन का रेट आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसका रेट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछेगा कि कोई भी रिएक्शन दे देगा, उसको कहेगा कि लोमा के अनुसार आप इसका रेट लिखिए, लोमा के अनुसार आप इसको लिख के बताइए, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो ये इसने पूरी प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। आज इतने रखते, फिर मिलते हैं नई क्लास की ओर। इतना रिवीजन कीजिएगा क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें चलेगी, क्योंकि एक ही दिन दे देंगे तो ये बहुत ही टिपिकल चैप्टर के रूप में, थ्योरेटिकल चैप्टर के रूप में जाना जाता है, इसलिए ज्यादा एक साथ नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, सभी को बाय, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।